नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 13 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में, यानी 12:30 से जो 2:30 पीएम वाली शिफ्ट है। इस शिफ्ट में पूछे गए जीके प्लस साइंस के सवाल अपन देखने वाले हैं जो स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर सेंड किए। स्पेशल थैंक्स यहाँ पर अनुज वर्मा का, जिन्होंने लगभग 20 के आसपास जीके और साइंस के सवाल भेजे हैं। सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं और रियल और ऑथेंटिक सवाल है। जब रियल सवाल मिलते हैं तभी आपके सामने एनालिसिस आता है। तो एफर्ट के लिए लाइक कर देना, पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल टेलीग्राम पर जरूर भेजिएगा। सवाल भेजने के लिए एग्ज़ाम खत्म होते ही वहाँ पर टेलीग्राम पर लिंक मिल जाती है आपको मैसेज करने की, डायरेक्टली वहाँ से आप सवाल भेज सकते हो। टेलीग्राम पर इसकी ऑल शिप की पीडीएफ एक साथ मिल जाती है। तो शुरुआत करते हैं सेकंड शिप का। सवाल नंबर 1, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कल आपके लास्ट शिप में पूछा गया था, कृष्णा नदी से संबंधित है। उसमें सवाल था कि किस राज्य से नहीं बहती है, और उसमें मैंने बताया था कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर से निकलती है, जो महाराष्ट्र महाबलेश्वर है, सतारा जिला, वहाँ से निकलती है। और कृष्णा नदी की बात करें, 4 राज्य महाराष्ट्र जहाँ से निकलती है, उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ये बहती है। इसकी सहायक नदियों में वेणा, कोयना, कुडाली, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, मूर्शी और भीमा नदियाँ हैं। कृष्णा नदी के किनारे एक विजयवाड़ा सिटी भी है। भारत की सबसे लंबी नदियों की बात करें तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, उसके बाद गोदावरी है। गंगा 2500 के आसपास है, गोदावरी 1464 किलोमीटर, फिर कृष्णा है 1400 किलोमीटर तीसरे नंबर पर, उसके बाद यमुना 1376, नर्मदा 1312, इंडस जो सिंधु नदी वो भारत में बहती है 1114, ब्रह्मपुत्र भारत में 916, महानदी 890, कावेरी 800 किलोमीटर, ताप्ती 724 किलोमीटर है। तो ये प्रमुख नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, इनकी सहायक नदियाँ कौन सी है, किन राज्यों से होती हुई बहती है, क्या क्या इनका पहले प्राचीन नाम था, इनसे सवाल पूछे जाएंगे आने वाले सेट में। तो ये पूरी नदियाँ, टॉप 10 नदियाँ एटलीस्ट आपकी कवर होनी चाहिए। बाकी आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, अभी 13 अगस्त आज लास्ट डे सेल चल रही है टेक्स्ट बुक की, जिसमें टेक्स्ट बुक पास जो पास प्रो की बात करें सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा टीटीजी के कूपन कोड में। एक दिन में ₹1 से भी कम प्राइस में ये टेक्स्ट बुक पास पड़ रहा है। पास प्रो में प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं ना, किसी भी एग्जाम की बात कर ले, 700 प्लस एग्जाम आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाएंगे। एक पास ले लो, जो चाहे एग्जाम आए आप उनका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। जितना अच्छे तरीके से आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, कहाँ पर गलतियाँ हो रही है उसको सुधार करेंगे। तो अभी जो कैंडिडेट बिना मॉक टेस्ट की तैयारी करते हैं तो वो अधूरी तैयारी, 50% तैयारी आपकी मानी जाती है। 50% तैयारी प्रैक्टिस से ही संभव हो पाती है। यहाँ से एनालिसिस कीजिएगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है। तो टेक्स्ट बुक से आज ही जुड़ सकते हो। 13 अगस्त है, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए इस डील का फायदा उठा सकते हो, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। यानी एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस है, 700 प्लस एग्जाम्स के जो एग्जाम ओरिएंटेड इंटरफेस और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हो। अपन नदियों की बात कर रहे थे, कल भी मैंने बताया था। जैसे गंगा की बात करें, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। गंगा नदी नाम है वो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती है तो उसी संगम के बाद इसका नाम गंगा होता है। राज्य ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती है। गोदावरी नदी है जिसे दक्षिण गंगा कहते हैं, नहीं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ये त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होती हुई ये बहती है। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से बहती है। नर्मदा दोस्तों अमरकंटक, अनंतपुर जिला से निकलती है, जिसे मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। सिंधु नदी की बात करें, ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और फिर ये लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान को पार करती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। महानदी है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है और इस नदी का प्राचीन नाम है चित्रोप। महानदी का उद्गम है ये दोस्तों छत्तीसगढ़, रायपुर से होता है। वहाँ पर सिहावा नामक पर्वत से इसका उद्गम है। ब्रह्मपुत्र है, ये तिब्बत मानसरोवर से निकलती है और चैम्यून डंग ग्लेशियर है वहाँ से ये तिब्बत में, उसके बाद भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का असम में ब्रह्मपुत्र नाम है, तिब्बत में इसे यारलुंग शांगपो, अरुणाचल में शियांग कहा जाता है, बंगाल में इसे जमुना कहते हैं। बाकी कावेरी नदी की बात करें तो ये ताला कावेरी, कोडागु पश्चिमी घाट जो वेस्टर्न घाट है कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी में बहती है। नेक्स्ट सवाल है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख है किस मुगल शासक को कहा गया? तो जहांगीर शाह को इतिहासकार
इरादत खान ने लंपट मूर्ख की उपाधि दी थी। जहांदर शाह कौन? बहादुर शाह के ये थे पुत्र, तो बहादुर शाह के उत्तराधिकारी हैं। जैसे ही बहादुर शाह की मृत्यु हुई तो सत्ता हासिल करने के लिए जहांदर शाह को अपने भाइयों से सिंहासन के लिए संघर्ष भी करना पड़ा था। इससे पहले आपको फर्स्ट स्टेट में रंगीला बादशाह पूछा था, तो मोहम्मद शाह है। ईरान का नेपोलियन कौन है दोस्तों? नादिर शाह। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है जैसे प्रतिरोध का उनमें दे रखा था ओम, तो ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का है जूल। ऊर्जा का अन्य मात्रक दोस्तों अर्ग भी हैं। एक अर्ग की बात करें तो 10 की घात -7 जूल होते हैं एक अर्ग में। संत कबीर संबंधित आपको गलत स्टेटमेंट पूछा था। कबीर संत की बात करें तो 15वीं सदी में ये भारतीय कवि और संत थे। 15वीं सदी में इनका जन्म, और मृत्यु की बात करें, जन्म वैसे इनका 14वीं शताब्दी में, और विशेषकर इनका जीवन काल है वो 15वीं शताब्दी में रहा है, और 100+ वर्ष ये 120 साल तक रहे थे। जन्म 1398 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में, मृत्यु 1518 में मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और उपनाम इनका कबीरदास है, कबीर परमेश्वर, कबीर साहिब भी कहा गया। और इनके बारे में और फैक्ट की बात करूं, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के ये निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के कवि थे। कबीर की रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं। और प्रमुख इनकी कृतियों की बात करें कबीर के द्वारा रचित में, रमेनी हैं, सबद हैं, साखी हैं। कबीर की भाषा दोस्तों सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी थी। कबीर हिंदू व इस्लाम दोनों को मानते हुए सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मस्त मौला कहा था। कबीर की रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में भी आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ, कबीर के 2 शिष्य थे जिनका नाम था भागोदास और धर्मदास। उनकी साहित्यिक विरासत को उन्होंने संजो कर रखा था। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। और क्षिति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को अलग अलग जगहों से एकत्र किया था। नेक्स्ट यहाँ पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कह सकते हो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब सूर्य संबंधित, चंद्रमा संबंधित और पृथ्वी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं जहाँ से एग्जामिनर सवाल पूछता है। सूर्य की बात करें, सूर्य का व्यास होता है दोस्तों 1.3927 मिलियन किलोमीटर है, यानी 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है। आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना है। केंद्रीय घनत्व है सूर्य का वो 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तलीय गुरुत्व की बात करें पृथ्वी से 28 गुना है। सूर्य की सतह पर तापमान है फोटोस्फीयर का पूछा जाता है तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सूर्य के केंद्र का तो और भी ज़्यादा है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। ऊर्जा उत्सर्जन सूर्य कितना करता है? तो 10 की घात 25 जूल पर सेकंड ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है। भूमध्य रेखा के सापेक्ष घूर्णन जो अवधि है सूर्य की वो 25.38 दिन है। ध्रुवों के सापेक्ष घूर्णन अवधि सूर्य की 33 दिन है। सूर्य के प्रकाश की चाल है वो 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और एक ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है? तो सूर्य का दुग्ध मेखला के केंद्र की चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय है वो लगभग 25 करोड़ वर्ष है, जैसे एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश का 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। और सूर्य की सतह पर जो काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं ना, उन्हें सौर कलंक कहा जाता है। सूर्य का आंतरिक भाग को दोस्तों अम्बरा और चारों ओर स्थित कम वाले भाग को प्रेम्बा कहा जाता है। और सूर्य के दीप्तिमान सतही वाले भाग यानी सबसे बाहरी सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है और ऊपर की सतह को वर्ण मंडल। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत वेरी इंपॉर्टेंट नाभिक की संलयन अभिक्रिया है, जो कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक हैं, ये मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं नाभिक के संलयन में। पृथ्वी संबंधित फैक्ट की बात करूं, पृथ्वी की आकृति है लघुवक्ष गोलाभ है, जियोड की शेप की है। पृथ्वी की त्रिज्या वेरी इंपॉर्टेंट 6371 किलोमीटर पृथ्वी की रेडियस है। ध्रुवीय व्यास की बात करें पृथ्वी का तो वो लगभग 12,714 है और भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि है 40,008 किलोमीटर और भूमध्य रेखीय पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान है लगभग 5.97 × 10 की घात 24 टन पृथ्वी का द्रव्यमान। औसत घनत्व है 5.52 जल के सापेक्ष वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आयतन पृथ्वी का 10.83 × 10 की घात 11 घन किलोमीटर। पृथ्वी की अनुमानित आयु है 4.6 बिलियन वर्ष। परिभ्रमण समय पृथ्वी का लगभग है 24 घंटे के आसपास, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। और सबसे पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक गहराई है वो मेरिना ट्रेंच में है 11,033 मीटर और सबसे अधिक हाइट है वो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का घनत्व पृथ्वी के सापेक्ष 3.34 है।
पानी की सापेक्ष, ठीक है। जिस प्रकार आपने पृथ्वी का देखा 5 पॉइंट समथिंग 5.52 है लगभग, और चंद्रमा का है 3.34। चंद्रमा का व्यास है 3476 किलोमीटर। चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग है 41% भाग है ना, वो चंद्रमा की सतह का आपको बिल्कुल नहीं दिखता। चंद्रमा का जो उच्चतम पर्वत है वो लिबिनिट पर्वत है, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर है 35,000 फीट की हाइट पर। चंद्रमा के अपने अक्ष पर घूर्णन और पृथ्वी की चारों ओर घूमने की अवधि है ना, वो बराबर है। चंद्रमा अपने अक्ष पर और पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है, तो पृथ्वी की चारों ओर घूमता अपने अक्ष पर घूमता है, तो इन दोनों की अवधि घूर्णन अवधि बराबर है, तो अदृश्य भाग रहता है यहाँ पर 41%। 27 दिन 7 घंटे 43 सेकेंड है घूर्णन अवधि चंद्रमा के, 27 दिन 7 घंटे 43 सेकेंड। चंद्रमा की पृथ्वी से मध्य दूरी है लगभग दोस्तों 3,84,365 किलोमीटर। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 1.28 सेकेंड में। और बाकी आपको पता होगा अरुण और शुक्र की अपने अक्ष पर घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, जो सूर्य की है, जबकि बाकी ग्रहों की पश्चिम से पूर्व की ओर है। 1985 में गंगा एक्शन प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया था? गंगा एक्शन प्लान की बात करें तो ये राजीव गांधी के निर्देशन में शुरू हुआ था। 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने गंगा एक्शन प्लान के समग्र डिजाइन और कार्यान्वयन का प्रभारी बनाया गया था। और जो गंगा एक्शन प्लान है ये केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बनाया गया, जो भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में था। तो किसके निर्देशन में? राजीव गांधी के निर्देशन में। और फिर ये पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के तहत अस्तित्व में आया। अप्रैल 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई। 20 सालों में इस पर 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। गंगा एक्शन प्लान 2 स्टेज में हुआ। पहला जो चरण है वो 1985 में 3 राज्यों में इम्प्लीमेंट हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। और सेकेंड चरण 1993 में 7 राज्य उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा में शामिल किया गया। इसके बाद यहाँ पर बात करूँ नमामि गंगे कार्यक्रम की, तो ये 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे कार्यक्रम की घोषणा है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की। और 2014 में 20,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण संरक्षण और कायाकलाप के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्य से फ्लैगशिप प्रोग्राम को यहाँ पर अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो पेमेंट बैंक से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे पहले यूपीआई का आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना दोस्तों 2017 में हुई है। नवंबर 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, और ये पेटीएम पेमेंट बैंक है शेड्यूल्ड बैंक बना है, अनुसूचित बैंक बना है आरबीआई की तरफ से 2021 में। इसके संस्थापक पेटीएम के जो विजय शेखर शर्मा वही हैं। वर्तमान में टोटल कितने पेमेंट बैंक एक्टिव हैं? वर्तमान में एक्टिव पेमेंट बैंक की बात करूं जिसमें पहला पेमेंट बैंक भी शामिल है। आपको पूछ ले प्रथम पेमेंट बैंक कौन सा है, तो प्रथम है दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक है, जो कि 2016 में 23 नवंबर 2016 को ये प्रथम पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक स्थापित हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ और कौन से एक्टिव पेमेंट बैंक है, एयरटेल है, इंडिया पोस्ट जो कि 1 सितंबर 2018 में अस्तित्व में आया, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक 3 अप्रैल 2018 में, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। तो टोटल यहाँ पर 6 पेमेंट बैंक है अभी एक्टिव है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये ध्यान रखना, पूछ ले कौन से एक्टिव है। इनएक्टिव कौन से हैं? आदित्य बिरला पेमेंट बैंक और वोडाफोन एम पैसा लिमिटेड, ये निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। और जिन्होंने लाइसेंस सरेंडर कर दिए, मतलब ये जो इतने पेमेंट बैंक ऊपर आपको नाम दिख रहे हैं, चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, सन फार्मा सिटिकल्स एंड टेक महिंद्रा, ये जो 3 पेमेंट बैंक है ये एक तरीके से लाइसेंस इनका रद्द हो गया, सरेंडर कर दिया। तो अब तक इतने पेमेंट बैंक हुए हैं जिनमें 2 इनएक्टिव हैं, 3 ने लाइसेंस रद्द किया, 6 है वो एक्टिव है। तो यहाँ पर लगभग 11 पेमेंट बैंक जो अब तक आए हैं जिनमें एक्टिव 6 हैं। पेमेंट बैंक की विशेषता से वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट सवाल आपको पूछे जाते हैं। भारतीय एयरटेल है भारत का पहला पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। ये बैंक की बात करें पेमेंट बैंक की, इनमें टोटल कितना धन डिपॉजिट किया जा सकता है? तो पेमेंट बैंक के अकाउंट में 2 लाख मैक्सिमम रुपए डिपॉजिट रह सकते हैं। और पेमेंट बैंक है ये लोन नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट करें, उनसे इंटरेस्ट लें, न ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। ये डेबिट कार्ड दे सकते हैं आपको, और इसमें बचत खाता आप रख सकते हो, करंट अकाउंट भी आप पेमेंट बैंक में रख सकते हो।
और बाकी ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। राज्यसभा के विपक्ष का नेता कौन है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप बात करें राज्यसभा की तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं 16 फरवरी 2021 से। डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रमोद तिवारी 13 मार्च 2023 से। लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में सदन के नेता है पीयूष गोयल, लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल 14 जुलाई 2021 से। डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस है धर्मेंद्र प्रधान। सेक्रेटरी जनरल है प्रमोद चंद्र मोदी। और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के। लोकसभा की बात करें स्पीकर ओम बिरला हैं। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के उत्पाल कुमार सिंह। लीडर ऑफ द हाउस सदन के नेता लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी। डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस है राजनाथ सिंह। लीडर ऑफ द अपोजिशन विपक्ष के नेता कोई भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष के नेता के लिए जो सत्ताधारी दल है उसके अतिरिक्त ऐसी पार्टी जिनकी कम से कम 10% सीट होनी चाहिए, जो किसी भी पार्टी ने नहीं हासिल की है, तो सो कोई भी नहीं है। कौन से जीव की आकृति विकृत होती है? एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है, तो ये एक साइंस का सवाल पूछा गया है। एग्जैक्ट किस टाइप से लैंग्वेज से था, जिन भी कैंडिडेट ने दिया है सेकंड सेट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर दोस्तों राजस्थान का है। राजस्थान में 1986 में संत रामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने घूमर लोक नृत्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की। राजस्थान के प्रमुख नृत्य में कालबेलिया है, तेहरा ताली है, गीदड़ है, चरी, पनिहारी, गौरी, रनबाजा, कठपुतली, गौर, ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। कालबेलिया किस राज्य का ये पूछा तो कालबेलिया भी राजस्थान का है। कालबेलिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। कालबेलिया के प्रमुख डांसर है गुलाबो सपेरा। नेक्स्ट यहाँ पर कालबेलिया स्नैक टाइप का डांस है। कौन सा असम की चाय जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? तो चाय जनजातियों के द्वारा असम में झूमर लोक नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर किस पादप वर्ग में फूल, पत्ती, तना और बीज होते हैं? तो एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, जो आवर्त बीजी है, बीज यानी ढके हुई अवस्था में आपको मिलेंगे। सपुष्पी पादप इसे आप कहा जाता है। बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो इसमें भी एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री आपको मिल जाएंगे और इसमें अलग अलग उदाहरण हैं। एक बीजपत्री पौधे की जड़ें गुच्छेदार होती हैं, द्विबीजपत्री पौधे की जड़ें मूसला होती हैं। एक बीजपत्री में पत्तियों में समानांतर शिरान्यास होता है और द्विबीजपत्री पौधों के संवहन मूल में कैम्बियम की उपस्थिति होती है, जबकि एक बीजपत्री में नहीं होती है। और जालिका व शिलान्यास आपको शिलान्यास मिलेगा द्विबीजपत्री में, एक बीजपत्री में समानांतर मिलेगा। तो यहाँ पर बात करूँ और इनके उदाहरण की तो एक बीजपत्री में मक्का, चावल, गन्ना, गेहूं, प्याज, नारियल, घास, अदरक, केला है, धान है, बाजरा है, जौ, जई, लहसुन, प्याज, नारियल, ये सभी केला वगैरह एक बीजपत्री है। द्विबीजपत्री आलू, मटर, सूरजमुखी, गुलाब, नीम, सेब, बरगद, बीन्स, टमाटर, दालें, मूंगफली, ओक है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बिलीव व्हाट लाइफ? ये जो पुस्तक है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किसकी बुक्स हैं, किसकी आत्मकथा है? तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना की। करंट अफेयर्स का सवाल है। सुरेश रैना और भरत सुंदरशन ने इस पुस्तक के ऑथर हैं, या फिर इनकी सुरेश रैना की आत्मकथा है क्रिकेटर की। अन्य जैसे क्रिकेटर के अनिल कुंबले की पूछा जाता है तो वाइड एंगल है वो अनिल कुंबले की है। प्लेइंग इट माई वे है सचिन तेंदुलकर की 2014 में। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा। नो स्पिन सैन वॉन की है। और कॉन्ट्रोवर्सली योर्स शोएब अख्तर की है। पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग की है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की आत्मकथा है। नेक्स्ट बात, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी 5वीं शताब्दी में, कुमार गुप्त ने। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो भूकंप की एक रिएक्टर पैमाना आता है जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है, जो 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर के द्वारा विकसित किया गया। वैसे दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मर्कली स्केल का उपयोग किया जाता है, जो एक संशोधित स्केल है, और भूकंप का परिमाण है ये रिएक्टर स्केल पर 0 से 10 में निरूपित किया जाता है। सेस्मोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो कि भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आप पानी को उबालते हैं तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो जल को उबालने पर वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा आप उसको संघनित करके जल में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी भौतिक चेंजेस में है वो अवस्था दोबारा हो सकती है, मूल अवस्था में कन्वर्ट हो सकती है, तो ये भौतिक चेंजेस है। अब अंडे को उबालना आपको पूछते हैं तो अंडे को उबालना रासायनिक है, जल को उबालना भौतिक है। और नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, केन्या कौन से महाद्वीप में है? केन्या की बात करें तो अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका देश है केन्या।
पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, दक्षिण सूडान आ जाएंगे। क्षेत्रफल के अनुसार जब महाद्वीप की बात आती है तो सबसे बड़े से सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग एशिया के बाद बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया। तो ये महाद्वीप के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर पता होना चाहिए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ठीक है। उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के अनुसार भी एशिया सबसे बड़ा है। जनसंख्या के अनुसार कैसे, तो एशिया में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद अफ्रीका में 17%। तो एशिया सबसे बड़ा है जनसंख्या, सेकेंड अफ्रीका है, थर्ड यूरोप है, जनसंख्या में तीसरे स्थान पर यूरोप है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ओशिनिया और सबसे कम अंटार्कटिका में बिल्कुल नहीं है जनसंख्या। देशों की संख्या के आधार पर महाद्वीप की बात करूँ तो सबसे अधिक देश अफ्रीका में है, 54 देश अफ्रीका में। एशिया में 48 देश सेकेंड है, यूरोप में 44 देश थर्ड स्थान पर है। तो अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं 54, एशिया में 48 हैं, यूरोप में 44, ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका में 23 हैं, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया में 14 हैं, दक्षिण अमेरिका में सबसे कम देश, दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं। नेक्स्ट यहाँ पर किसी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र को क्या कहेंगे जिसकी उसके प्राकृतिक, पर्यावरणीय या सांस्कृतिक महत्व के कारण परिवर्तन या हानि से सरकार द्वारा रक्षा की जाती है पर्यावरण की, प्राकृतिक की, तो ये संरक्षित क्षेत्र हो जाएंगे, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, जैव मंडल आरक्षित केंद्र हैं, ये सभी संरक्षित क्षेत्र हैं। और यहाँ पर और मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षित प्राकृतिक आवास है, जिन्हें सरकार के द्वारा वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 के अंतर्गत घोषित किया गया। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को 2002 में अपनाया गया था। और प्रमुख वनों में बात करें तो आरक्षित वन, संरक्षित वन और असुरक्षित वन की बात होती है। तो सबसे रिजर्व फॉरेस्ट है, सबसे अधिक हिस्सा है वो आरक्षित वन का है, 53%। आरक्षित वन में क्या होता है, सरकार की बिल्कुल प्रत्यक्ष निगरानी होती है, न तो वहाँ पर आप पशु को नहीं चारागाह के रूप में उपयोग कर सकते हो, और सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति एक तरीके से नहीं है। आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है, बिल्कुल सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में सबसे अधिक 53% फॉरेस्ट आरक्षित है। संरक्षित जो प्रोटेक्टेड है, ये सरकार के देख रेख में तो है, लेकिन स्थानीय लोग वहाँ पर वन में बिना किसी गंभीर क्षति किए वनों के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति मिल जाती है। प्रोटेक्टेड जो संरक्षित है उसमें 29% हिस्सा है, और असुरक्षित हैं, बिल्कुल अवर्गीकृत हैं, जहाँ पर कोई भी प्रतिबंध नहीं, वो 18% है। एंडीज पर्वत किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? एंडीज दोस्तों आग्नेय चट्टान है। एंडीसाइट है ना, एंडीज जो पर्वत है वो एंडीसाइट ज्वालामुखी चट्टान है, जिसका नाम एंडीज पर्वत के नाम पर रखा गया है। एंडीसाइट एक आग्नेय चट्टान है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। और एंडीज जो दक्षिण अमेरिका के 7 देश है, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला, यहाँ से गुजरती है। और सबसे अधिक इसका विस्तार एंडीज का है वो चिली में है। युवा वलित पर्वत आपको पूछ ले, यंग जो फोल्डेड माउंटेन है, युवा वलित पर्वत कौन से हैं, उसमें रॉकी, एंडीज और हिमालय का नाम आता है। और ओल्ड वलित पर्वत कौन से हैं, यूराल है और एप्लाचियन है, ये ओल्ड है। अब नेक्स्ट यहाँ पर चट्टानों में सवाल पूछ लेते हैं, आग्नेय चट्टान का उदाहरण बताओ। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट हैं, जो मैग्मा और लावा के जमने से चट्टान बनती है वो आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अवसादी जो द्वितीयक चट्टान है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल, ये अवसादी है। रूपांतरित हैं, फाइलाइट, शिस्ट, नीस, क्वार्ट्जाइट, मार्बल है, ये कन्वर्ट हुई है आग्नेय से या अवसादी से। थेलोफाइटा का उदाहरण पूछा है, तो शैवाल है, इस वर्ग में पौधे सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं और विभेदीकरण इसमें नहीं होता, जड़ तना पत्ता में ये विभक्त नहीं होता थेलोफाइटा। उदाहरण में यूलोथ्रिक्स हैं, क्लेडोफोरा है, अल्वा, स्पाइरोगैरा, ये प्रीवियस बहुत बार करा चुका हूँ अलग अलग शिफ्ट में। तो इस टाइप से आज आपकी सेकंड शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं। न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल के, ऑल शिफ्ट की आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और जो टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आज लास्ट डेट है, बेहतरीन ऑफर का लाभ उठा सकते हो TTG के कूपन कोड के साथ में, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टेक्स्ट बुक ऐप में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।